हाँ जी, आपके पास ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। ये किस बात की निशानी है कि हमने लेजर्स कॉस्ट पे बनाने थे, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पहली दफा आ रहा है, लेकिन सवाल में पहली दफा आया, पेपर में 2-3 दफा आ चुका है, ठीक है। ये सिर्फ नॉन करंट एसेट होता है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मशीन बन रही है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम, एडवांस टू सप्लायर, कैश एट बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर डिस्काउंट, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, accrued expenses, फिर करंट पोर्शन ऑफ लोन। ये लोन वाली बात तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। yes. किस तरह से करते हैं? हाँ जी, इन दोनों को ऐड करके करते हैं। एडजस्टमेंट में पहले सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि यहां से सवाल शुरू कर दें, ये लॉस बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर टैक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक होगी बात। फिर वो कहते हैं एसएल अ फाइनल डिविडेंड 10% ऑन 30 सितंबर व्हिच वाज पेड इन दिसंबर 2020, 20 मिलियन शेयर वर इशूड इन 2021। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड टू, यहां पर ये इसके बारे में बात कर रहा है। इस बात को जरा ध्यान से पढ़ना और आपने बताना ये किस एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है। फिर जैसे पूछेंगे वही जवाब देगा। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020। पिछले साल एक एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हुआ था, उसका इंश्योरेंस क्लेम ऊपर नजर आ रहा है। क्या वो पिछले साल मिल गया था या नहीं? अगर वो मिल गया होता तो ब्रॉड क्यों नजर आ रहा होता? आगे कहता है द प्लांट हैड कॉस्ट एंड बुक वैल्यू 63 मिलियन और 42 मिलियन। हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो पिछले साल का डाटा है। लेजर्स हमेशा इस साल के बनते होते, तो सिर्फ इसमें उसने बताया कि इंश्योरेंस क्लेम 31 मिलियन रिसीवेबल था और साल के एंड में कुछ भी नहीं रिसीवेबल। इसका मतलब है इस साल वो सारा रिसीव हो गया, और वो किस एक्टिविटी का हिस्सा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि नॉन करंट एसेट क्या है, तो उसको वर्किंग कैपिटल में नहीं ले। अगर सपोज 20 लिखा होता, पहले 31 बाद में 20, तो हमें अभी सिर्फ 11 का रिसीव हुआ था, और वो भी किस में जाना था? इन्वेस्टिंग। अब अगली बात, अगर इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना बताया होता तो फिर किस में जाता? पता, वर्किंग कैपिटल में। फिर हम उसको समझते हैं कि वो इन्वेंट्री से रिलेट करता है। फिर हम उसमें, आपको पता है ना, सारे करंट एसेट्स, सारी लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल में जाती है, चंद एक के अलावा। बट उसने इंश्योरेंस के बारे में बता दिया। अगर आप इसको वर्किंग कैपिटल में लिखोगे, आंसर आपका बराबर है, लेकिन प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ये। वो कहता है जिस एक्टिविटी का कैश फ्लो है उसी एक्टिविटी में प्रेजेंट करो। पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर, ये इस साल का डाटा है। इक्विपमेंट सोल्ड जिसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 75, सॉरी कॉस्ट 75 और नेट बुक वैल्यू है, और उसको बेचा हमने गेन के ऊपर, 17 गेन के ऊपर। तो पता है कितने का बेचा होगा? 35 बुक वैल्यू, 17 के गेन पे बेच दिया, 52 का बेचा। तो उसके बाद वो कहता है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट। ये जो इंक्लूड इंटरेस्ट है ना, ये ऐसे फजूल सी चीज है। कभी ये ट्रेड पेबल के अंदर आ जाएगा, कभी ये करंट पोर्शन ऑफ लोन के अंदर आ जाएगा, कभी ये अदर पेबल के अंदर आ जाएगा। इसकी अपना कोई माइंड सेट नहीं है। ट्रेड पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹14 मिलियन पेबल अगेंस्ट द, कहते एक पेबल है जो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पेबल है, तो वो भी निकाल देंगे क्योंकि वो भी नॉन करंट एसेट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारा, अगर ये होता वर्क इन प्रोसेस, ये इन्वेंट्री होता है, और इन्वेंट्री का पेबल उधर शामिल होना चाहिए। कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इनडायरेक्ट मेथड, और एक, सॉरी कौन सा लास्ट, वो कहता है ट्रेड पेबल के अंदर ना 14 मिलियन शामिल है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो रिसीवेबल या पेबल होता है वो हम वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते।
क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन होता है। नॉन करंट एसेट्स का रिसीवेबल हो या पेएबल हो, वो वहां से निकाल दिया जाता है जिसमें शामिल हो, और उसको नॉन करंट एसेट के रिसीवेबल या पेएबल के लेजर में जाकर लिख देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। सर डायरेक्ट मेथड के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है ना, वो हम करते हैं। सबसे पहले कस्टमर का लेजर। पेपर में पहले लेजर नहीं बनाने, पहला पेज सोल्यूशन का, और अगर आपको लगता है 2 पेज के ऊपर सोल्यूशन आना है तो 2 पेज सोल्यूशन के, 3rd के पेज के ऊपर वर्किंग शुरू कर दो। वर्किंग पहले नहीं करनी, और अब जब आप वर्किंग पहले करोगे अगर, तो आपका वो मार्क्स काट दिए जाएंगे, बल्कि वो सवाल चेक ही नहीं करेंगे कि आपने वर्किंग बाद में करनी है। और बाद में कैसे? मिसाल के तौर पर आपका ये पहला पेज है, इस पे आपका सोल्यूशन आ जाना है, या आपको लगता है 2 पेज के ऊपर सोल्यूशन आ जाना है, तो 3rd पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाम वगैरह। पहले नाम आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यहां पर आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कैश फ्रॉम कस्टमर। वर्किंग नंबर 1 कर लो, कैश पेड टू सप्लायर। वर्किंग नंबर 3 कर लो, कैश पेड फॉर एक्सपेंसिव। अब मतलब इसमें 2 वर्किंग क्यों मिसिंग है? वो स्टॉक का लेजर बनाएंगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपने तो सवाल किया है, अदर इनकम है ही नहीं। एक है सही, वो गेन और डिस्पोजल है, और वो तो यहां पर आती नहीं है, वो ऑपरेशन है ही नहीं। तो सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 करते हैं, कस्टमर अकाउंट। ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, ये चीजें आती हैं। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो तो लिखते हैं, वरना नहीं लिखते। हाँ जी, रिसीवेबल का ब्रॉड ऑन कितना? 204, और कैरिड ऑन है 177। 204 177। सेल्स कितनी है? 757। क्लोज कर दें, हमारे पास क्या चीज आ जाएगा? कितना? 784। गॉट इट? उसके बाद कौन सा लेजर बनेगा? स्टॉक का लेजर बनेगा, जिससे हमें मिलेगी परचेजेस। उस परचेजेस को हम लेकर जाएंगे सप्लायर। वर्किंग नंबर 2, स्टॉक अकाउंट। बनाना आता है स्टॉक अकाउंट? साथ साथ बनाते जाएं अगर जिसने नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड से किया हुआ है, डायरेक्ट मेथड का फिर साथ का। हाँ जी, स्टॉक का ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज, ये वो चीजें हैं जो बेसिक एलिमेंट है। हाँ, अगर फर्स्ट ईयर है तो ब्रॉड ऑन भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ सेल है 485, 245, 270, क्लोज करेंगे 51। उसके बाद हम बना लेंगे सप्लायर का लेजर। सप्लायर का लेजर। अच्छा, इसमें 2 ब्रॉड ऑन है, एडवांस टू सप्लायर भी है और नॉर्मल पेएबल भी। इस तरह एक क्वेश्चन के अंदर कस्टमर वाले 2 थे हुए, तो ये ध्यान रख लेना पेपर के अंदर। यहां पर अगर आप देखें एडवांस टू सप्लायर, तो ये हमारा एसेट होगा, और ट्रेड पेएबल हमारी लायबिलिटी होगी। तो एडवांस टू सप्लायर 60 और 70। इसका ब्रॉड ऑन कितना है? 180 माइनस 14। ये 14 वाला कौन से वाला है?
वो जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हमने पे करना है, तो वो सप्लायर के लेजर में नहीं आता, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। 166 परचेज हमने फाइंड कर ली है वर्किंग नंबर 2 से। 490, ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके होगी बात। अब जरा ध्यान से बातें सुनिए, हमने एक्सपेंसेस का लेजर भी बनाना है, और एक्सपेंसेस के लेजर में हमने नॉन कैश या अदर एक्टिविटी वाले कैश अलग भी करने हैं। हमारे पास तो डेप्रिसिएशन भी नहीं है, लेजर बनाकर डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अक्यूमुलेट एक्शन का लेजर बनाएंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद और कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, गेन ऑन डिस्पोजल, वो तो वैसे ही अलग है, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर है ही नहीं। इंटरेस्ट वैसे अलग है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन को देखकर डिसाइड करना है कितना काम करना है। तो अक्यूमुलेटेड एक्शन के लेजर हमें यहां चाहिए। क्यों चाहिए वो अभी बाद में बताते हैं, पहले वर्किंग नंबर 4 करें। वर्किंग नंबर 4 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, ये हमें वहां पर भी काम आ जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड में भी। ब्रॉड ऑन कितना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 262, और कैरिड ऑन कितना? एक एसेट जो बेचा है इस साल, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 40। पता चल गया 40 कैसे है? उसकी बुक वैल्यू भी गिवन थी, और कॉल क्लोज करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब बना लो एक्सपेंसेस का लेजर, और वहां से हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंसेस के लिए जितना कैश एक। वर्किंग नंबर 5 एक्सपेंस। क्वेश्चन में जाकर देखो कोई प्रीपेड है एक्सपेंसेस हमारे? हाँ गजनफर, प्रीपेड एक्सपेंस कौन कौन से हैं? और प्रीपेड एक्रूड एक्सपेंस कितने हैं? 43 और 48। क्या इसके अंदर कोई मिलावट है या प्योर है? कोई इसके अंदर इंटरेस्ट पेएबल शामिल हो? वो इंटरेस्ट पेएबल एक है तो सही, वो करंट पोर्शन ऑफ लोन के अंदर है। वो किसके अंदर है? करंट पोर्शन ऑफ, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 43 और ब्रॉड ऑन 43 एसओपीएल। अच्छा, एसओपीएल के अंदर गिवन कितने हैं? 310, लेकिन इसके अंदर तो डेप्रिसिएशन भी है, माइनस कर देंगे। गेन ऑन डिस्पोजल बाहर लिखा हुआ है, अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होता वो भी माइनस कर देते। ये देखते हैं कि इस अमाउंट के अंदर अगर कोई ऐसी चीज शामिल है, कौन कौन सी? वो नॉन कैश आइटम या अदर एक्टिविटी, वो निकाल देते हैं। अगर कोई चीज इसमें प्लस हुई है तो माइनस कर दो, माइनस हुई है तो हम 310 में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। 78 230 एसओपीएल 230 क्लोज कर देंगे, कैश आ 22। ओके होगी बात। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक काम हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक काम हो गया। चलो जाकर लिख लो फिर। हाँ जी, यहां पर आ जाए जनाब, कस्टमर से कितना पैसा मिला? वर्किंग 1 जाकर देखो, वर्किंग 1 जाकर देखो 780। कैश पे टू सप्लायर कितना है? 4। एक्सपेंसेस का कितना कैश पे किया? 227। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। $60 पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें लिखना है इंटरेस्ट पेड। टैक्स पेड तो है ही नहीं, क्योंकि टैक्स है ही नहीं, क्योंकि लॉस वाला बिजनेस है। और डिविडेंड भी इधर ही लिख लेते हैं।
अब इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, उसने हमें लॉस बिफोर इंटरेस्ट तो बता दिया, हम रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर ना वहां पर प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका डिफरेंस जो होगा जो गिवन है उसका डिफरेंस ही तो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो वर्किंग नंबर 6, रिटेन अर्निंग। ब्रॉड ऑन कितना है? 315 और कैरिड ऑन है और 10% डिविडेंड। 10%। आपको पता है यहां पर रिटेन अर्निंग में बोनस डिविडेंड आता है या कैश डिविडेंड? दोनों डिविडेंड आते हैं। रिटेन डिविडेंड तो जाना है रिटेन अर्निंग, हाँ क्रेडिट कैश नहीं होना है या शेयर कैपिटल नहीं होना, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड। 10% है, 500 का 10% ले लो, क्लोज किया। डिविडेंड बोनस है कैश है, किस पर से क्या हुआ? डिविडेंड बोनस है कैश है? अगर बताया होगा तो जो बताया वही फॉलो करेंगे, वरना कैश। हाँ, क्लियर यहां तक? अब जरा आप मुझे बताएं, यहां पर ही आए, आपका था लॉस बिफोर इंटरेस्ट 21। अब यहां पर बड़ा ध्यान रखना होता है, फिर आपके पास आ गया लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, क्वेश्चन बना ऐसा ही है। अब हमारा 45, यहां पर कितना आंसर हो तो 45 आएगा। 21 में कितना और माइनस करें, वो पहले ही माइनस में है, अगर नीचे वाला पॉजिटिव होता यहां फिर भी नेगेटिव ही होना था, क्योंकि लॉस के बाद अगर मजीद एक्सपेंस लिखोगे वो तो प्रॉफिट आ ही नहीं सकता, वो प्रॉफिट। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? 24। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया हमारे पास। ऑलमोस्ट हमारी काफी सारी वर्किंग होगी। इंटरेस्ट पेड ब्रॉड ऑन, यहां पर वो उसने एंड पे लिखा हुआ है जी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट, आज का 5 कल का 1 प्लस 24 माइनस 5। डिविडेंड कितना है? -9। हमारा ऑपरेशन पूरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट। अब पीपीई का लेजर बनाओ और बताओ परचेज कितना किया। जल्दी से सब लोग पीपीई का लेजर बनाएं और ये बताएं कि कितना नया पीपीई खरीदा। ब्रॉड ऑन कितना पीपी? 848। कैरिड ऑन 8। डिस्पोजल और इसकी बुक वैल्यू आएगी, कॉस्ट आएगी? कॉस्ट आएगी। कितनी कॉस्ट है? कोई गेन सरप्लस लॉस हो, कोई कुछ भी नहीं है, क्लोज करो। कैश कितना? 47। अब ऐसा करो, सीवेब का भी लेजर बनाओ। मैं वैसे सीवेब का आपको डमी लेजर भी बना देता हूं कि क्या क्या चीजें आती हैं, और इस क्वेश्चन के हिसाब से भी बना देता हूं। सीवेब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रॉड ऑन है ही नहीं, कैरिड ऑन 84। ओके, इसका पेएबल कितना है? उसने खुद बताया हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 14 पेएबल इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेएबल।
और यहां पर अगर कोई एसेट कंप्लीट हो जाए तो पीपीई डेबिट हो जाता है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये पीपी के लेजर में वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से चला जाएगा, और अगर कंप्लीट हो जाए वो सवाल के अंदर बताएगा। और बाकी यहां पर क्या आ जाता है, कैश। इस कैश का मतलब क्या होगा, इस कैश के इतना मजीद वर्क इन प्रोग्रेस पे कैश लग गया, इतना मजीद कैश हमारा कंज्यूम हो गया इन प्रोसेस के ऊपर। तो कितना आ रहा है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट हो, कैश क्रेडिट। परचेज ऑफ पीपीई, वर्किंग नंबर जो भी होगी कितने से 47, कॉस्ट इनकर्ड फॉर सीविल, वर्किंग का रेफरेंस देकर 70, कैश फ्रॉम डिस्पोजल। और ये पता 52 कहां से आया वाला, 35 वाला 17 के प्रॉफिट में बेचा, 35 वाला 17 प्रॉफिट में बेचा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, रिसीव तो इसी साल हुआ है ना, और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, खत्म होगी बात। कितना आ गया 34। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अच्छा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 2-3 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कर लो या उसका लेजर बना लो, इन दोनों को प्लस करके डिफरेंस ले लो या अलग अलग लिख लो, आपकी अपनी मर्जी। उसने कहा है कि डिविडेंड दिया है, डिविडेंड की एंट्री क्या पास की आपने, रिटेन अर्निंग टू कैश, इसका मतलब वो इधर नया शेयर इशू किया है। ये जो डिफरेंस आएगा वो नया शेयर इशू करने का ही आएगा, जो डिफरेंस आ रहा है वो नया शेयर्स का आ रहा है। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 200 और डिस्काउंट ऑन शेयर्स या डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम, एक ही बात है। लोन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो आपका करंट पोर्शन लोन है ये भी खालिस नहीं है, इसमें से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 39, और इससे 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38। अब ऐसा करो 210 39 में प्लस करो 249, और 175 में 38 ऐड करो 230। हाँ जी, तो नॉन पे किया या रेज किया, क्योंकि और तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं। नॉन पेड कितने से 36, 124, एक हमारा 9 का आउटफ्लो है, 34 का है और 124 का इनफ्लो आ गया, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 81। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 112, क्लोजिंग कैश एंड कैश। अच्छा मेरे ख्याल में एक चीज हमारी बुक में लिखी हुई है, अभी तक पेपर में नहीं आई लेकिन आ सकती है, एक लफ्ज है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेसिकली वो चीजें होती हैं, ये जो शॉर्ट टर्म हमारे डेट टाइप चीजें होती है, जो कि लेस देन 1 ईयर के अंदर
जैसे शेयर होता है ना, ये भी एक सिक्योरिटी है। वो तो हम एक शेयर खरीदते हैं, 2 साल बाद बेचें, 3 साल बाद बेचें, हमारी अपनी मर्जी है। एक होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो रूटीन में सेल परचेज होती रहती है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटी का लफ्ज है ना, वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिख लो, वहां जाके लिखो जहां आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। मैं लिख देता हूं यहां, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बस बताया होगा आपको। एग्जांपल तो ये अगर ये आपने I2B में पढ़े होंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कि कुछ TFCs होते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ट्रेजरी बिल होते हैं, डेट्स, जो शॉर्ट टर्म डेट होते हैं सारे। करते हैं सारे करते आते हैं। हाँ, नहीं ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी एसेट्स में भी हो सकती हैं, लायबिलिटी में भी हो सकती है। कि अगर आपने किसी के खरीदे हैं तो आपके लिए एसेट है, और अपने इशू किए हैं तो आपके लिए लायबिलिटी है। कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह। हाँ जी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सारी चीजें अगर आपको याद है, अगर ये इनडायरेक्ट मेथड से करते, देखें इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट वाला कहां से होना था, ये भी एक परेशानी वाली बात है। लॉस फॉर द ईयर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ब्रैकेट में लिख। ये पेपर में इनडायरेक्ट मेथड से आया हुआ है। अगर वो नहीं बताएगा तो किसी मेथड से मर्जी कर ले, और अगर बताएगा तो फिर फॉलो करें। लॉस फॉर द ईयर 45, एड डेप्रिसिएशन कितनी आई थी 70, लेस गेन कितना आया था, ये माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी था, कितना आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें इन्वेंट्री, मतलब वहां पर जाते हैं, टेक क्रॉस खेलते हैं, और ये भी देखेंगे कौन सी चीज खालिस है और कौन सी चीज मिलावट वाली है। सबसे पहले इन्वेंट्री ओके है, ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम लेंगे या नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। एडवांस टू सप्लायर आएगा, कैश एंड बैंक, ट्रेड पेबल, लेकिन आएगा तो जरूर, लेकिन इसमें से 14 माइनस होके आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो सीवेप का 14 है पेबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक्रूड लायबिलिटी भी, तो 5 चीजें आएंगी। सबसे पहले इन्वेंट्री में देख लो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से, 29 से। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कितने, 27 से। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर कम हो रहा ज्यादा, इंक्रीज कितना, 80। ट्रेड पेएबल कम या ज्यादा, कम हुए तो कितना, तो ये तो ऐड हो गया ना फिर। एक्रूड लायबिलिटी कम, बड़ी 5 से, बड़ी, और उसका जाकर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन देख ले 61। बराबर। आगे तो हमारे घर का रास्ता है, सीधा जाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करो, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। भूल गया,
लेकिन आया तो 2021 में हमने रिकॉर्ड किया, 20 में तो नहीं रिकॉर्ड। ये ना विच वाज पेड जो कि होना है, लेकिन ये जो फाइनल डिविडेंड है वो जिसमें होता है वो अगले साल ही आता है। ये ना कुछ से ना मुझे लगता है कोई साल चेंज हुआ है ना तो आगे पीछे गड़बड़ हो गई। हाँ जी गेन होते हैं किसी के जैसे में गेन होने कोई किसी के लेटर में नहीं, गेन कहाँ से? मुझे लगता है पीपी के लेजर ही नहीं बनाना था। गवर्नमेंट ग्रांट, डायरेक्टली डिडक्शन की नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। वजह कि वो एसेट्स में हमारा एसेट डेबिट ही उतनी अमाउंट से होता है जितनी अमाउंट से हमारा कैश जाता है। जो गवर्नमेंट से कैश मिलता है वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है, इसलिए उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। नंबर 2, सेपरेटली रिकॉग्निशन। अगर सेपरेटली रिकॉग्निशन हो तो इसके होने या ना होने से पीपीई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही सेपरेट। इसका अगर फर्क पड़ेगा तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड ग्रांट के नाम से आ रहा होता है, और करंट लायबिलिटी में भी डेफर्ड ग्रांट से आ रहा होता है। नॉन करंट लायबिलिटी में वो हिस्सा आ रहा होता है जो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, जो अगले साल हमने इनकम में लिखना होता है वो करंट लायबिलिटी में आ रहा होता है। और एसओपीएल के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट इनकम नजर आ रहा होता है। ऐसा ही है, सेपरेटली रिकॉग्निशन में हमारे पास डेफर्ड ग्रांट के नाम से ग्रांट आ रही होगी, और एसओपीएल के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट हर साल इनकम के नाम से आ रही होगी। क्या डायरेक्टली डिडक्शन में भी इनकम में आ रही होती है? नहीं, वो उतनी अमाउंट से डेप्रिसिएशन हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि अगर सवाल आता है गवर्नमेंट ग्रांट का, एडजस्टमेंट एक आएगी, तो सीधा सीधा एक एडजस्टमेंट गिवन होगी, एसओएफपी से हम उठाएंगे, एक लेजर बनाएंगे गवर्नमेंट ग्रांट का। लायबिलिटी वाला लेजर बनेगा या एसेट वाला? डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी, ब्रॉड ऑन नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दोनों को प्लस करके लिख देना। अलग अलग है तो प्लस करके लिख देना, अगर सिंगल अमाउंट है तो फिर ओके। कैरिड ऑन भी ऐसे ही, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। आपको बाकी दो चीजों में मसला आ सकता है, एक वो कहेगा गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितनी है, और दूसरा है गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कितनी की है। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितनी है और गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कितनी की है। ये जो एसओपीएल वाली अमाउंट है, लेस फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्यों भला? ये अदर इनकम के अंदर शामिल है या नहीं? लेकिन ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, और अगर फॉर्मेट देखो तो मैंने वहां से लेस करवाई हुई है इनकम। ये इनकम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती नहीं है, तो हमारी अगर इनकम में शामिल है तो निकाल दो। एडजस्टमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जितनी गिवन है वहां से माइनस कर,
और डिफरेंस क्या आ जाएगा, कैश, और इसको क्या लिख देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, इनफ्लो के नाम से। अब पेपर में आपको या तो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बताई होगी, कैश खुद फाइंड कर लेना, या वो कहेगा इतना रिसीव किया है तो फिर एसओपीएल खुद फाइंड कर ले। तो ये लेजर बनाएंगे, इनकम गिवन होगी तो कैश में आ जाएगा, कैश गिवन होगा तो इनकम आ जाएगा। नहीं, ये तो वो हिस्सा होता है ना, हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है, हम लायबिलिटी में लिख देते हैं, और हर साल थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लिखते हैं, कैश तो एक ही दफा मिलता है। ठीक है, एसिड को जब सेपरेट लिखते हैं ना तो फिर एसिड अलग हो जाता है, एसिड की अपनी ट्रीटमेंट होगी, इस तरह से जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट का सिर्फ ये पोर्शन है हमारे से, अगर अभी पेपर में आएगा तो इतना आएगा, क्योंकि अभी तक ये पेपर में उसने टेस्ट नहीं किया। अब आए जरा इसका एक सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 है या 12 है, ट्वेल्व में है, पेज नंबर क्या है, अच्छा ये एक दफा ना पढ़ लेना, ये सारी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं, ये अंग्रेजी, और उसकी छोटी छोटी एग्जांपल हो ना, जो हमने सवाल किया है ना उसने हर एडजस्टमेंट का सवाल ही बनाया हुआ है। जैसे आपने स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही है। मंडे को टेस्ट, मंडे को FR1 का टेस्ट होता है, ठीक है, अगर कोई और टेस्ट होता है तो उसको अपने दिन पे ले जाए, मंडे और सैटरडे, वो हम आपस में रोटेशन कर सकते हैं, कॉस्ट और FR1। कल तो प्रोसेस अकाउंट का अभी चले। अच्छा सवाल देखिए, प्रोसेस, अच्छा जरा इस सवाल को पहले कंप्लीट कर लें। कॉस्ट, आप नॉन करंट एसेट कॉस्ट गिवन है, अक्यूमुलेटेड एप्शन गिवन है, डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हो, डेफर्ड ग्रांट नॉन करंट लायबिलिटी में भी गिवन है, करंट लायबिलिटी में भी गिवन है, क्या करेंगे दोनों को प्लस कर। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल डिस्पोज्ड एट अ गेन ऑफ ₹3 मिलियन। अच्छा यहां पर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बातें भी लिखेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भी लिखेंगे, पेपर में तो पूरा सवाल आएगा ना। फिलहाल हम 3 मिलियन यहां से माइनस हो जाएगा, ऐसा ही है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट 60 मिलियन और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45। इसका मतलब है ब्रॉड ऑन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 105, कैरिड ऑन कितना है 88, और जो डिस्पोजल है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन कितना 28, और ये डेप्रिसिएशन यहां ऑपरेशन में, ये वही चीजें हैं, पेपर में ये ऐसे अलग से सवाल थोड़ी आएगा, वो एक एडजस्टमेंट के अंदर ही आएगा। अब आगे लिखता है द गवर्नमेंट ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज्ड इन एसओपीएल, ये कैश है या एसओपीएल है, इनकम है, तो यहां पर ऊपर दोनों बैलेंस भी गिवन है, बनाते हैं लेजर, हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनकम रिसीव कितनी की, बना लेते हैं लेजर एक गवर्नमेंट ग्रांट, क्रेडिट साइड पर आएगा ब्रॉड ऑन, डेबिट साइड पर ब्रॉड ऑन 60 + 20, ओके होगी बात, कैरिड ऑन कितना 80 + 24 104। फिर उसके बाद एसओपीएल गिवन है, बस इस बात का ख्याल रखना इनकम हो तो डेबिट साइड पर, ये एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है, एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है, कितनी इनकम है क्या 40, ये माइनस हो जाएगा
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ये ऐड हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट ग्रांट 25 से यहां माइनस कर देंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव आएगा, और एक आपने जो डिस्पोजल किया 60 माइनस 45 कितना आता है? 15 में 3 ऐड कर दो, डिस्पोजल से कैश कितना आ गया? ये भी इनफ्लो आ जाएगा। और पीपी का लेजर बनाकर वहां पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? परचेज ऑफ पीपी। उसने सवाल के अंदर का डेप्शन फाइंड करो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ, बस। तो पीपी का लेजर बनाएंगे, ब्रॉड ऑन है हमारे पास 150, डिस्पोजल कैश 90, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आ गई, और इस सवाल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसको लाजमी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो, ये क्वेश्चन तो इस तरह से नहीं आएगा, एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट आएगी तो हमने उसको इस तरह से डील करना है।